हेलो व्यूवर्स, आज हम आईपीसी के आगे की सेक्शन कवर करेंगे। सेक्शन 21 है जो बात करता है पब्लिक सर्वेंट की। जो पब्लिक सर्वेंट है उसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, डिनोट्स होगा, जो इसमें कमीशन है ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स के, और एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन बाय लॉ ऑफ डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन, मतलब कोई जज या एनी पर्सन जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो सब, एवरी ऑफिसर कोर्ट ऑफ जस्टिस और कोई भी ज्यूरी मैन एक्सेसर, एवरी आर्बिट्रेटर और एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस by virtue of he is empowered or place keep any person in confinement, every officer of the government जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर। तो ये सब जो भी लोग हैं ये पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 22 की, जो बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की। जो मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंड टू इंक्लूड कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी और एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। उसके बाद हम बात करते हैं 23 की, wrongful gain। wrongful gain is the gain by unlawful means or property which the person gaining is not legally entitled। wrongful gain का मतलब ये है कि जो इंसान ने कुछ गेन किया तो वो लीगली उस चीज़ को गेन करने का एंटाइटल नहीं था। और wrongful loss is loss by unlawful means the property to which the person losing it illegally जो लीगली एंटाइटल था। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 24 की, डिसऑनेस्टली। इसमें एक्सप्लेन है whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to that ये थिंग क्या कहा जाएगी, डिसऑनेस्टली। उसके बाद फ्रॉडलेंटली डिफाइंड है सेक्शन 25 में। उसके बाद 26 में डिफाइन है रीज़न टू बिलीव। ए पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ़ इज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। 27 में है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अगर वैन प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ ए पर्सन वाइफ, अगर पर्सन की वाइफ के पास है, क्लर्क के पास है और सर्वेंट के पास है, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन इफ़ इट इज़ इन दैट पर्सन पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड, तो ये मान जाएगा पर्सन के पास है। उसके बाद 28 में है काउंटरफिट। A person is said to counterfeit who cause things or resembles another thing intent by means or that resembles to से डिसेप्शन, धोखे से किसी चीज़ को बदल देता है या उसके किसी पार्ट को बदल देता है, तो वो सब काउंटरफिट के उसमें आता है। काउंटरफिट की डेफिनेशन में कवर होता है कि किसी चीज़ को ऐसा बना देना कि वो दूसरे की जो उसकी ओरिजिनल चीज़ है उसकी कॉपी इस तरीके से बना देना ताकि उससे कुछ काउंटरफिट किया जाए, धोखा दिया जा सके दूसरे इंसान को, इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 29 की, जो डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स by more than one of those means intended to be used or which may be used in evidence that manner। Explanation 1. It is immaterial by what means or upon what substance the letters, figures or marks are formed or whether the evidence intended for may be used in court of justice or not। मतलब डॉक्यूमेंट में चेक भी आ जाता है, अपॉन ए बैंकर इज़ ए डॉक्यूमेंट, ए पावर ऑफ अटर्नी है वो भी डॉक्यूमेंट है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की फिनिशन में आती है। उसके बाद बात करते हैं 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैव बीन मीनिंग असाइन टू दैम इन क्लोज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 1000, तो उसमें बताया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। उसके बाद बात करते हैं 30 में आता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, जो एक्सटेंड की गई है, ट्रांसफर की गई, रेस्ट्रिक्टेड है, रिलीज है, जैसे डीड ऑफ डिवोर्स है, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी की कैटेगरी में आता है। और उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 31 की। 31 अ विल। द वर्ड ऑफ विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। जो विल की डेफिनेशन है वो देख सकते हो, डेफिनेशन है उसकी इंडियन सक्सेशन एक्ट में 1925 के 2H में उसकी डिफाइन किया गया और जनरल क्लोज एक्ट
1897 के सेक्शन 3 क्लोज 64 में विल की डेफिनेशन, विल को डिफाइन किया। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 32, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। In every part of this code except where a contrary intention appear from the context, words which refer to act done extend also to illegal omission। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 33 की एक्ट और ओमिशन। द वर्ड act denotes as well as series of acts or a single act। सीरीज से किया जाता है सिंगल। द वर्ड omission denotes as well as series of omission, a single omission। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 34 की एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सेक्शन 34 है वो कॉमन इंटेंशन की बात करता है, जिसमें आप देखते हैं वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कुछ लोग, मतलब कोई ग्रुप 3-4 लोग हैं जिन्होंने मिलके मतलब मर्डर किया। तो एक ने ध्यान दिया, कोई गाड़ी लेके खड़ा हुआ था, एक ने पिस्तौल चलाई, एक ने दूसरे की हेल्प करी पिस्तौल लाने में। तो एक कॉमन इंटेंशन थी ना उन सबकी। तो इस तरीके से सेक्शन 34 ये डिफाइन करता है। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, किंग एम्परर का केस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन डजेंट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ही हो, उससे पहले भी ऐसे वैसे भी है तो भी इंसान लाइबल हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं सेक्शन 35 to 38 है वो सिमिलर इंटेंशन का कंसेप्ट है। सेक्शन 35 है वो बात करता है व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। जब कोई कार्य इस आशय से ही किया गया है ना कि वो उसको नॉलेज में है और उसको पूरी नॉलेज है कि ये क्रिमिनली एक्ट है। व्हेन एवर एन एक्ट विद इट क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद इन criminal knowledge or intention is done by several person, each of such person who joins in act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge of intention। उसके बाद सेक्शन 36 है तो ये माना जाएगा, मतलब 35 में कहा गया कि उसको ये माना जाएगा कि उसको पूरी नॉलेज थी। उसके बाद 36 है इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन, मतलब कि जो ऑफेंस किया गया तो फैक्ट में आधा तो पार्टली एक्ट किया गया और पार्टली ओमिशन है। व्हेन एवर द कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट्स और अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट बाय ओमिशन इज एन ऑफेंस is to be understand that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense। मीन्स इसका आप ये सेक्शन इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि ए इंटेंशनली कॉज जेड डेथ, ए है जो जेड की डेथ करना चाहता है तो वो पार्टली बाय लीगल ओमिटिंग टू गिव जेड, पार्टली बाय बीटिंग ए हैज़ कमिटेड मर्डर, मतलब एक तो वो उसको खाना नहीं देता है ऊपर से उसको मारता है। तो इस तरीके से ए जेड की हत्या कर देता है, तो ए इस तरीके माना जाएगा उसने उसकी हत्या की है। ये 36 का ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। उसके बाद बात करते हैं 37 की, कॉरपोरेशन बाय डूइंग वन और सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। मतलब कि बहुत सारे ऑफेंस हो रहे हैं, उनमें से किसी एक के लिए एक्ट करके भी दूसरे इंसान को क्या कहते हैं वो देना, सहयोग देना। सेक्शन 37 इतनी बात करता है कि एक्ट हो रहा है उसमें से आपने थोड़ा सा भी कोई उसमें उसकी मदद कर दी तो भी उसके लिए लाइबल हो, तो उस ऑफेंस में आप भी आ जाते हो, सम्मिलित होते हो तो उस ऑफेंस में आप भी कवर होते हो। उसके बाद 38 है पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड और concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offensive means of act। उसके बाद बात करें सेक्शन 13 जो वॉलेंट्री है कि कोई पर्सन इज हैड टू बी फैक्ट वॉलेंट्री व्हेन ही कॉजेज बाय
means whereby he intend to cause it, or by means which at the time of employ those means he knew or had reason to believe to be likely to be। मतलब कि कोई जानता है कि जो वो एक्ट कर रहा है कि उससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किसी को मृत्यु उपहर हो सकती है, किसी को हानि हो सकती है, वो कुछ अपनी इच्छा से कर रहा है। उसके बाद सेक्शन 40 बात करता है ऑफेंस की। एक्सेप्ट इन चैप्टर 7 सेक्शन मेंशन इन क्लोज 2 and 3 ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस डिनोटिंग एथिंग मेड पनिशेबल के दिस कोड के अकॉर्डिंग। उसके बाद है सेक्शन 41 जिसमें कवर होते हैं स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ इज़ ए लॉ एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। 42 में कवर होते हैं लोकल लॉ। ए लोकल लॉ इज़ ए लॉ एप्लीकेबल ओनली टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। 43 इलीगल लीगली बाउंड टू डू अवैध करने के लिए वैध रूप से अमल। और 44 बात करते हैं इंजरी की। इंजरी 3 टाइप से होती है, बॉडी की, माइंड की, एंड किसी भी पर्सन की बॉडी की, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इस तरीके की इंजरी होती है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, आप याद रखेंगे। उसके बाद 45 में बात है लाइफ। द लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग अनलेस द कॉन्ट्रेडरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। 46 में आता डेथ डिनोट्स होते हैं ह्यूमन बींग की। 47 में एनिमल है, डिनोट्स करता है वो लिविंग क्रिएचर्स को अदर ह्यूमन बींग। 48 में वेसल है। द वर्ड वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर और ह्यूमन बींग्स और प्रॉपर्टी। 49 में ईयर और मंथ डिफाइन है जिसमें अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर। 50 में सेक्शन डिफाइंड है। 51 में ओथ है। द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ सोलेमन इंफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ और एन oath any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in the court of justice or not। 52 में good faith nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believable without due care and intention। तो ऑफेंस नहीं होगा जो गुड केयर में किया जाए। उसका 52A में हार्बर है। 52A में हार्बर डिफाइन है एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 एंड इन सेक्शन 130 इन द केसेस इन विच द हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द पर्सन हार्बर। द वर्ड हार्बर इंक्लूड्स द सप्लाइंग ए पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ्स, आर्म्स, mission or means of conveyance of the assisting a person by any means whether of the same kind of those fitted in the section or not the fit apprehension means सेक्शन 157 के सिवा और सेक्शन 130 वहाँ के सिवा जहाँ की शख्सियत व्यक्ति पति या पत्नी द्वारा दिया गया हो। मतलब कि जो भी हार्बर शब्द के अंदर किसी व्यक्ति को उसकी मदद करेगा, उसको रहने के लिए देगा, खाने के लिए पानी भोजन वगैरह देगा और उसको गोला बारूद से देगा, साधनों चाहे किसी प्रकार की हो या नहीं जिस पर स्थान पर नहीं दे, किसी व्यक्ति की सहायता परिजान से बचने के लिए करना है। तो मतलब वो किसी को करेगा तो वो लाइबल हो जाए। मतलब इसमें हार्बर को डिफाइन किया गया है मैन 52A में कि वो उसको बचाना चाह रहा है एक तरीके से, कोई भी जो इस तरीके से हेल्प कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम चैप्टर 3 की पनिशमेंट से रिलेटेड। जो 53 सेक्शन है उसमें आपको 6 तरीके की पनिशमेंट एक्सप्लेन की गई है, लेकिन 6 में से एक तो रिपील्ड है। जो फर्स्ट है वो डेथ है, वो सेकंड है वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, जो थर्ड है वो रिपील्ड है एक्ट 17 ऑफ 1949 में। और जो फोर्थ है वो 2 टाइप की बता रखी है, तो 2 डिस्क्रिप्शन में, एक रिग्रेरियस दूसरी सिंपल। 5th में 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और 6th में फाइन है। उसके बाद है 53A कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन subject to the provisions of subsection 2 and subsection 3 any reference to transportation for life in any other law for time being in force in any instrument अदर। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वाली सज़ा होती है लाइक काले पानी टाइप की, वो अब इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ की तरह है। 53 ये बात करता है। उसके बाद बात करते हैं 54 की कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। मतलब कि जो डेथ से रिलेटेड सज़ा है उसको कैसे कम किया जा सकता है। इन एवरी केसेस विच सेंटेंस ऑफ डेथ shall have been passed the appropriate government may without the consent of offender commute the punishment for any other punishment। मतलब वो appropriate government पे है कि वो बिना offender की consent से भी उस सज़ा को कम कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं 55 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अब कम्यूटेशन की बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ की।
4 में बात करी हमने कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस की। 55 में बात कर रहे हैं कम्यूटेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। इन एवरी केसेस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ शैल हैव बीन पास द appropriate government may without the consent of the offender commute the punishment for imprisonment either discrete for a term not exceeding 14 years। मतलब उसकी जो लाइफ इम्प्रिजमेंट कम्प्यूट होगी तो वो 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होगी, 14 ईयर्स ही होगी। और इस सेक्शन को आप CRPC के सेक्शन 433A से रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 55A। जो 55A है वो डिफाइन करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, ठीक है। उसके बाद है 56 सेंटेंस ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन टू पैनल सर्विट्यूड प्रोविजन सेक्शन टर्म्स 10 ईयर्स, ये वाला 56 रिपील्ड एक्ट 17 1949 में। उसके बाद आता है 57 फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिनोव्ड एज एवेलेंट और टू इम्प्रिजमेंट 20 ईयर्स तक का ही होगा। उसके बाद आता है 58। जो 58 सेक्शन है हमारा रिपील्ड है, वो भी एक्ट नंबर 26 ऑफ 1955। और जो 59 है वो भी हमारा रिपील्ड है एक्ट नंबर 26 से 1955। उसके बाद जो हमारा 60 सेक्शन है वो बात करता है सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट वुली और पार्टली रिग्रीरियस और सिंपल। मतलब कि जो सेंटेंस हम सुना रहे वो कंप्लीट सिंपल भी हो सकता है और कंप्लीट रिग्रीरियस भी हो सकता है और कंप्लीट रिग्रीरियस भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, कंप्लीट बिल्कुल सादा भी हो सकता है। उसके बाद हम 61 बात करते हैं सेंटेंस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये वाला जो हमारा सेक्शन है वो भी रिपील्ड है 1921 में। और वो जो 62 है वो भी रिपील्ड है, ये भी आप ध्यान में 61 और 62 दोनों सेक्शन रिपील्ड है, दोनों फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 63 में अमाउंट ऑफ फाइन। मतलब कि जो अमाउंट ऑफ फाइन होगा अनलिमिटेड होगा बट वो एक्सेसिव नहीं होगा। 63 इतनी बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं 64 में सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर कोई फ़ाइन नहीं दे रहा है तो मतलब उसको फ़ाइन वगैरह तो उस तरीके से डिफ़ॉल्ट करता है तो देना ही होगा। विन एवरी केस इज एन ऑफेंस पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट एज वेल फाइन विद द ऑफेंडर ऑन सेंटेंस टू फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजमेंट। मतलब कोई अगर जुर्माना उसके ऊपर पनिश भी किया गया फाइन अगर वो नहीं दे पा रहा तो उसको पनिश किया जाएगा, मतलब कि उसको पनिश किया उसको जेल वेल में डाला जाएगा, ठीक है। 64 इतनी बात करता है। उसके बाद 65 कहता है लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन वैन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। मतलब 65 ये बात करता है कि अगर जब पर्सन इम्प्रिजनमेंट भी है और नॉन पेमेंट भी फ़ाइन का, तो जो उसको नॉन पेमेंट है फ़ाइन के उसको कितनी पनिशमेंट होगी, तो उसको 1/4 ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। 65 इतनी बात करता है। उसके बाद बात करते हैं 66 की डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट और फाइन। मतलब कि जब आप नॉन पेमेंट ऑफ फाइन आप है तो आपको किस तरीके का दिया जाए, इसका डिस्क्रिप्शन बताया गया 66 में। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन मे बी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव द सेंटेंस ऑफ दिस ऑफेंस। मतलब कि जैसा उसने पनिशमेंट है ना उसका उस तरीके से ही उसको सज़ा मिलेगी। अगर उसने फ़ाइन नहीं दे, जिस तरीके की उसकी पनिशमेंट है, मतलब जिस तरीके से उसका ऑफेंस है ना उसको देख के ही उसको सज़ा मिलेगी 66 के अकॉर्डिंग, कि उसको कैसे पनिश किया जाना है, कि सिंपल है, रिग्रीरियस है, कैसे है। उसके बाद बात करते हैं 67 में इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। जब जुर्माना ना देने पर इम्प्रिजनमेंट है, जबकि अपराध केवल जो भी ऑफेंस है वो केवल ट्रीट किया फाइन वाला ही है, तो क्या होगा। इफ़ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी सिंपल, तो फाइन सिंपल होगा। एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड फ्लोइंग स्केल जो दिया गया। अगर 50 फॉर द टर्म शैल नॉट एक्सटेंड द फ्लोइंग दैट इज़ द, मतलब अगर 50 रुपीज़ तक का फ़ाइन है तो आपको 2 मंथ्स की सज़ा है। अगर 100 रुपीज़ तक का फ़ाइन है तो आपको 4 मंथ्स की सज़ा है। और अगर
100 से ज़्यादा रुपीज़ का फाइन है तो आपको 6 मंथ तक की सज़ा। 67 ये बात कर दो। उसके बाद बात करें 68 की, इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑफ पेमेंट और फाइन। मतलब जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं ना एकदम से, जैसे आपने कुछ दिन काट लिए वहाँ पे और फिर एकदम से पेमेंट कर दी, तो तभी आपको डिस्चार्ज कर दिया कर जाएगा, मतलब टर्मिनेट ख़त्म हो जाएगी कि जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद बात है 69, टर्मिनेशन फॉर इम्प्रिजनमेंट और प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। 69 ये बात करता है कि अगर भाई आपने को 3 मंथ की सज़ा मिली है अब फ़ाइन की, और आपने फ़ाइन नहीं दिया तो 3 मंथ की सज़ा है, और आपने 1 मंथ काट लिया, लेकिन जैसे ही आप फ़ाइन दे दोगे ना तो आपकी 2 मंथ की सज़ा फिर आपको नहीं काटनी पड़ेगी। या फिर आपने पहले थोड़ा सा फ़ाइन दे दिया और उसके बाद आप कुछ फ़ाइन नहीं दे पा रहे, तो बाकी बचे हुए दिनों के लिए आपको सज़ा काटनी पड़ेगी। 69 इतनी बात करें। 70 बात करता है फाइन लेविएबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू बी डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। 70 बात करता है कि अगर किसी को पनिशमेंट मिले 6 years की, तो उसके पास 6 years तो हैं, ठीक है, उसके पास 6 year है फ़ाइन देने तक के लिए। या फिर उसको 6 year से ज़्यादा की पनिशमेंट मिली है ना, तो उसको 6 year से ज़्यादा भी टाइम है फ़ाइन देने के लिए, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं होगी कि भाई आपके टाइम पीरियड इतना मिल गया और फिर उस केस में अगर पर्सन की डेथ ही होगी जिसको फ़ाइन देना है, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं आप हमारी प्रॉपर्टी से नहीं लोगे या ये सब नहीं होगा, नहीं, वो सब आपकी फिर प्रॉपर्टी से कवर किया जाएगा। 70 ये बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं 71 की, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या है? वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, एनी ऑफ द विच parts or is itself an offence, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such of his offence unless to be expressly provided। वेयर एनीथिंग एज ऑफेंस, जहाँ की कोई बात अपराधों की परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तस्मी प्रवर्त विधि की 2 या अधिक प्रवर्त परिभाषा में आने वाला अपराध है, जहाँ की कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं। मतलब 671 ये बात कहता है कि इसका इलस्ट्रेशन से आप इस सेक्शन को अच्छे समझते हैं। ए गिव जेड 5 strokes with stick। Here A may have committed the offence of voluntarily causing hurt to Z by wool beating and also by each of the blow uh, which make up the wool biting. If A were liable to punish for the every blow, he might be imprisonment for 50 years, one of each, but he is liable only to one punishment। मतलब कि अगर ए पर्सन है वो 50 स्टिक्स से, डंडे से बी के ऊपर वार करता है, और अगर उसको अगर हर स्टिक के लिए, हर वार के लिए लाइबल किया जाएगा तो उसके हिसाब से तो उसको 50 साल की सज़ा हो जाएगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको वो एक ही तो ऑफेंस है ना, एक ही तो ऑफेंस में कवर हो रहा है ना वो सब, तो उसको एक ही ऑफेंस के लिए सज़ा होगी, सेक्शन एक ही पनिशमेंट दी जाएगी। तो सेक्शन 71 ये बात करें। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 72, पनिशमेंट फॉर पर्सन गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इज डबल डाउटफुल ऑफ विच। मतलब अगर सेवरल ऑफेंस करें हैं पर्सन ने, ये तो पता है सेवरल, लेकिन जिनके अकॉर्डिंग अब ये देख रहे हैं हम कंफ्यूज है कि भाई बंदे ने कौन सा ऑफेंस किया है, क्या सज़ा दी जाए, तो उसको पता है हम कौन सी वाली पनिशमेंट देंगे, उसको वो वाली पनिशमेंट देंगे जिसमें ना सबसे कम पनिशमेंट है, जिस ऑफेंस में की पनिशमेंट सबसे कम है वो उस ऑफेंस से उसको पनिश किया जाएगा, उस अपराध के लिए उसको पनिश किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 73 की, जो बात करते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो बात करता है वैन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच अंडर दिस कोड द कोर्ट हैज़ पावर टू सेंटेंस हिम टू रिग्रेरियस imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall kept in solitary confinement for any portion or portion of the imprisonment which he is entitled not exceeding 3 months। मतलब जब भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा ना वो 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं होगा अकॉर्डिंग टू फ्लोइंग स्केल, और इसमें जो स्केल के अकॉर्डिंग बताएगा उस हिसाब से ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, एक महीने में, एक साल, एक अगर एक टाइम, अगर एक टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, तो टाइम 1 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा। द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, अगर 6 मंथ तक का है तो उसमें से 1 मंथ का रहेगा। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट दस एक्सीड 6 months एंड शैल नॉट एक्सीड 1 year। मतलब
6 मंथ और अगर 6 मंथ से ज़्यादा का है और 1 साल तक का ऑफेंस है, 6 मंथ से ज़्यादा 1 साल तक का ऑफेंस है, तो वहाँ पे 2 मंथ्स की आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी। ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, कोई भी टाइम 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल एक्सीड, अगर 1 साल से ज़्यादा है तो। उसके बाद बात करते हैं 74 में लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। लिमिट को डिफाइन करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time. किसी भी केस में एक टाइम में 14 डेज से ज़्यादा नहीं कर सकते, with intervals between the period of solitary confinement or of a not less duration than such periods, and when the imprisonment award shall exceeding 3 months, and solitary confined shall not exceed 7 years in any month. और 7 तो मतलब कि 1 महीने में 7 साल से 7 दिन से ज़्यादा नहीं। द वुल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड विच इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नॉट लेस दैन ड्यूरेशन दैन सच पीरियड। उसके बाद बात करते हैं मतलब कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट भी पता लग गई कि 14 डेज से ज़्यादा नहीं और 1 महीने में 47 दिन ही वो रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद बात करें सेक्शन 75 की, एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, whoever having been convicted by कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी जो इन चैप्टर के 12 और 7 के अकॉर्डिंग कोई रिपीट पनिशमेंट करता है ना, वैसे तो इसमें 3 ईयर्स तक की पनिशमेंट है, बट वो रिपीट करता है पनिशमेंट तो वो एक्सटेंड होकर 10 ईयर्स तक की भी हो सकती है। सेक्शन 75 इतनी ही बात करता है। उसके बाद बात करते हैं हम चैप्टर 4 की, जो बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर वो सेक्शन 76 है जो बात करता है एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड or by mistake of fact believing himself bound by law. Nothing is an offence which is done by a person who is or who by reason to mistake of fact and not to be reason a mistake of law in good faith believes himself to bound by law to do himself. मतलब कि mistake of fact से हो सकता है mistake of fact and not to by reason of any mistake of law, कि लॉ के द्वारा बाउंड होकर जो भी कोई कार्य किया जाता है तो वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता। इसका जो इलेस्ट्रेशन है इंपॉर्टेंट, वो बात करता है एक सोल्जर फायर और मॉप ऑफ ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। मतलब कि एक सोल्जर है जो भीड़ पर फायर कर देता है ऑर्डर से अपने सुपीरियर ऑफिसर की, इन कन्फर्मेटिव विद हर कमांड्स ऑफ लॉ, ए हैज़ नो ऑफेंस, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। उसके बाद बात करते हैं 77 की, एक्ट ऑफ जज वैन एक्टिंग जुडिशली। जब कोई जज एक्ट कर रहा है जुडिशरी में तो नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय जज वैन एक्टिंग जुडिशली इन एक्सरसाइज एनी पावर विच इज, तो गुड फेथ में कर रहा है, बिलीव किया जाता है, गिव हिम लो, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। उसके बाद 78 की बात करते हैं एक्ट डन परसुएंट टू द जज और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब कि कोर्ट के निर्णय आदेश पर कार्य किया जाना, तो ये भी ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद बात करते हैं 79 की, एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय पर्सन वो जस्टिफाइड है जो लॉ के द्वारा, और विच बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिम टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। 79 इतनी ही बात करता है। उसके बाद जो 79 का लिस्ट्रेशन है, 79 का लिस्ट्रेशन पढ़ के आप 79 सेक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। ए सीज जेड कमिट वैट अपीयर्स टू बी मर्डर। मतलब ए को लगता है कि जेड ना सी का मर्डर कर रहा है, ठीक है, वो जाके ना उसको हटा देता है, मतलब कि उसको पकड़ लेता है। तो उसके बाद ही पता लगता है नहीं, वो तो भाई अपनी सेल्फ डिफेंस में खुद को ही बचा रहा था। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 80 की, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज और इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉजन। मतलब कोई बात अपराध नहीं है जो एक्सीडेंट से हो जाए, मिसफॉर्चून से हो जाए और बिना
बिना क्रिमिनल इंटेंशन के हो। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 81 की, एक्ट likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm। सेल्फ प्रिजर्वेशन का है, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी है ये। इसका आर वर्सेस डडले वर्सेस स्टेपन का केस इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करते हैं कि भाई न कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं है जो मतलब थोड़े से जो मतलब कि कोई भी बात ना इसमें ऑफेंस नहीं होती कि भाई बिना आप क्रिमिनल इंटेंशन के करते हो, मतलब कि आप किसी को बचाने के लिए हल्के मतलब कि बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए कुछ लोगों को हार्म कर देते हो, तो इसके इलस्ट्रेशन यही कहता है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 81 इतनी बात करते हैं कि वो चीज़ भी ऑफेंस नहीं है अगर आप थोड़े से नुकसान से ज़्यादा चीज़ों का बचा सकते हो तो। उसके बाद सेक्शन 82 बात करता है एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, मतलब कि 7 साल से कम के बच्चे के द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है तो वो कोई ऑफेंस ही नहीं है। उसके बाद बात ये डॉलिन कैपेक्स है। उसके बाद बात करते हैं 83 का। 83 बात करता है एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 years एंड अंडर 12 year इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। Nothing is an offense which is done when child above 7 years of age under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of nature and consequences of conduct of the occasion। और इसके बाद आप बात करते हैं 84 में एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जो अनसाउंड माइंड के पर्सन के द्वारा कोई एक्ट किया जाता है तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। अनसाउंड माइंड मीन्स जो इनकैपेबल नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग द वट इज़ आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेंट्री इन लॉ, जिसको पता ही नहीं है। जिसमें डिफरेंस बताया लीगल एंड मेडिकल इंसानिटी का, जिस केस में वो बताया गया सोमेश्वर बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ असम। सोमेश्वर बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ असम में डिफरेंस बताया गया लीगल एंड मेडिकल इंसानिटी का। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 85 की, एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट बाय विल। मतलब अगर किसी विल के द्वारा मतलब किसी पर्सन को पता ही नहीं है कि उसको ड्रंक करा दिया गया तो उसकी विल के द्वारा अगेंस्ट जाके तो वो कुछ करता है तो वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता है। वॉलंटरी ड्रंकनेस, अगर कोई खुद से वॉलंटरी खुद ड्रंक करता है ना तो वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कमीशन ऑफ क्राइम का। ये बताया गया था मिर्ज़ा गानी बेग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में, ये बात बताई गई थी मिर्ज़ा गानी बेग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में। उसके बाद है 86 ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट ऑफ नॉलेज कमिट बाय हू इज इंटॉक्सिकेटेड। किसी व्यक्ति द्वारा जो इंटॉक्सिकेटेड है किया गया जैसे विशेष आशय ज्ञान का होना, तो अगर उसको पता था तो भाई वो लायबल हो सकता है कि अगर उसको पता है कि भाई उसको जांचा जाएगी, उसको पता था नहीं पता, उसको पता है कि नहीं भाई इंटॉक्सिकेशन कर रखा है, तो उन दशाओं में जाके कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञानी आशय से ना किया हो। और कोई व्यक्ति जो वह कार्य मृतता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो से वही ज्ञान था होता कि यदि में मतलब कि अगर उसकी इंटेंशन आ जाते हैं ना, उसको नॉलेज है कि वो क्या कर रहा है और उसको वही ज्ञान था, अगर वो इंटॉक्सिकेट नहीं रहता, उसको सारी फुल ऑफ नॉलेज थी, सारा कॉन्शियस था उसका माइंड, तो वो उसी तरीके से लाइबल होगा। उसके बाद बात करते हैं 87 की, एक्ट नॉट इंटेंड एंड नॉट टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। मतलब कि कंसेंट तो दे दी भाई, जिस बंदे ने कंसेंट दिया है 87 बात करते उसको पता है कि भाई इसमें कोई हर्ट भी हो सकता है पर्सन और ग्रीवियस हर्ट और डेथ वगैरह भी हो सकती है, फिर भी उसने कंसेंट दिया है तो वो चीज़ ना ऑफेंस में नहीं आती है। जैसे कि इसका इलस्ट्रेशन आप देखते हैं 87 का, ए एंड जेंट एग्री टू फेंस विथ ईच अदर द एम्ब्यूजमेंट। मतलब कि तलवारबाजी खेल रहे होते लेकिन उनमें से एक बेहोश हो जाता है या लग जाती खेल में, हार्ट्स हो जाता है उसको खेलते खेलते,
तो इसमें कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि उसने पहले कंसेंट दी थी ना, वो जानता था भाई खेल के रूल्स ही ऐसे हैं। उसके बाद 88 की बात करते हैं, एक्ट्स नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। मतलब किसी व्यक्ति के लिए बेनिफिट के लिए किया गया कोई कार्य उसी कंसेंट से गुड फेथ में, तो वो ऑफेंसी कैटेगरी में नहीं आएगा। इसमें आप डॉक्टर का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच it may cause or to be intended by the or to cause or to be known by or to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given consent whether express or implied to suffer that harm to take the risk of harm। उसके बाद है 89, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। मतलब कि जो एक्ट किया गया है वो ऑफेंस नहीं होगा अगर वो बच्चे के लिए या फिर अनसाउंड माइंड के लिए किया गया जो उसकी गार्जियन की परमिशन से किया गया। प्रोविज़ो, इसकी कुछ प्रोविज़ो है। जो फर्स्ट कहता है दैट द एक्सेप्शन शैल नॉट टू एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज ऑफ डेथ। मतलब टेंशन क्या नहीं होनी चाहिए कि उससे वो मर जाएगा, मारने का प्रयत्न। Second, that this exception shall not exceed to the doing of the anything which the person doing it know to be likely to cause death or any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or other the causing of any grievous disease or infirmity। मतलब कि कोई डेथ ना हो जाए, ग्रीवियस हर्ट ना हो जाए, इस तरीके। Thirdly, that this exception shall not extend to the voluntary causing grievous or the attempting to cause grievous hurt। वॉलंटरी करना ग्रीवियस हर्ट या अटैम्प्ट करना, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फोर्थ आता है इसमें दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस टू कमिट ऑफ विच ऑफेंस विल नॉट टू बी एक्सटेंड, वहाँ तक भी एक्सटेंड नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं 90, कंसेंट नॉट टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। अगर कोई किसी की कंसेंट डर से, धमका के, मिसकंसेप्शन से लेता है तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। A consent is not such a consent as to intend by any section of this code if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception। Consent of insane person, if the consent is given by a person who, तो इंसेन पर्सन के द्वारा या इंटॉक्सिकेशन पर्सन के द्वारा या फिर उस पर्सन के द्वारा जो अनेबल अंडरस्टैंड नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेट वी गिव कंसेंट, जिस बारे में वो कंसेंट दे रहा वो इस सब चीज़ों के लिए लाइबल नहीं होगा। कंसेंट ऑफ चाइल्ड, अनलेस द कॉन्टेंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंसेंट इफ द कंसेंट इज गिव्स बाय अ पर्सन हु इज़ अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। जब तक संदर्भ प्रतीत न हो यदि सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो 12 वर्ष से कम आयु का है, तो ऐसी कंसेंट के लिए कोई लायबल नहीं होगा। ऐसी कंसेंट से कोई कुछ करता है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। आज हमने सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 90 तक कवर किया।